हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बायो-सावर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ ट्रिक्स। आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, बायो-सावर्ट्स लॉ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ और हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ इजी ट्रिक्स। तो चलिए आगे चलते हैं। बायो-सावर्ट्स लॉ। When current flows through a wire, then magnetic field produced around the wire, and this field depends on the following factors, which is given as। किसी भी करंट कैरिंग वायर में अराउंड द वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये आपका स्टेटमेंट हेंस क्रिश्चियन और स्टेट का था, लेकिन इसी में आपको बायो-सावर्ट्स लॉ में हम लोग ये पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अगर अराउंड द करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस्ड होता है तो वो आपका मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, ये सब हम लोग बायो-सावर्ट्स लॉ में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस एक X से Y तक एक करंट फ्लो हो रहा है। आपका एक करंट कैरिंग वायर दिख रहा है XY, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, और इसी करंट कैरिंग वायर का एक छोटा लेंथ DL हमने यहाँ लिया हुआ है। इस DL से जो करंट फ्लो हो रहा है, आपको R डिस्टेंस पर स्थित एक पॉइंट P पर, वो आपका dB है। और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ R दिखाया गया है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस DL से एंगल थीटा बना रहा है। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड dB प्रोड्यूस्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर होता है। मतलब जितना ज़्यादा करंट इस वायर में फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा। यानी जो dB होगा हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट के। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा वायर में उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा। दूसरा स्टेटमेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ DL ऑफ द करंट एलिमेंट। IDL को हम लोग करंट एलिमेंट बोलते हैं। IDL जो लिखा हुआ होता है, ये होता है हमारा करंट एलिमेंट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये आपको वेक्टर होता है। इसमें कहा गया है कि करंट कैरिंग वायर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगा अराउंड द वायर। यानी dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL हो गया। तीसरा पॉइंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड dB होगा वो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। यानी थीटा बढ़ेगा तो dB बढ़ेगा, लेकिन कब तक, जब ये थीटा जो है 0 to 90 अगर इंक्रीज कर रहा है तो साइन थीटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड अप टू 90 इंक्रीज करेगा। साथ ही इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस R ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द करंट एलिमेंट। यानी जो dB होगा वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड dB आने वाला है, ये डिस्टेंस के साथ काफ़ी तेजी से घटने वाला है। यानी अगर हम एक ग्राफ भी दिखाना पड़ जाए, अगर इसका, ये हम अगर ग्राफ दिखा रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड dB और ये है डिस्टेंस, काफ़ी तेजी से ये घटेगा।
कुछ इस तरह से काफी तेजी से घटेगा। अब जो हमारे पास चार इक्वेशंस आ गए, पहला आपका था dB जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के होगा। दूसरा है हमारा जो dB होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl होगा। तीसरा जो है ये dB जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, ये हो गया 3। और लास्ट जो था वो था आपका dB जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और ये हमारा हो गया आपका फोर्थ नंबर इक्वेशन। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अगर हम चारों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा जो dB होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा IDL साइन थीटा अपॉन में हो जाएगा r²। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं k, यानी जो dB आने वाला है ये हो गया आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में r²। इस म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी और इसकी वैल्यू आपको फिक्स होती है। इस म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है ये होती है आपको 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। यहाँ से अगर हम dB की वैल्यू निकालें तो सीधा ये हो जाएगा 10⁻⁻7 IDL साइन थीटा अपॉन में आपको r²। ये जो dB है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट इसका होता है आपको टेस्ला। टेस्ला या हम इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। साथ ही हमें ये भी दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है dB ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है। अगर यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 0 या 180 लिया जाए तो उस सिचुएशन में साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड नहीं होगा जब थीटा 0 और 180 होगा। तो थीटा अगर 0 और 180 हुआ इसका मतलब एक्सिस ऑफ वायर हो गया। तो इसका कहने का अर्थ यह है कि एक्सिस ऑफ वायर पर किसी तरह का कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड नहीं होता है। एक्सिस पर आपको किसी तरह का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट आपको टेस्ला होगा या वीवर पर मीटर स्क्वायर होगा। इसका CGS यूनिट जो होता है वो आपको गॉस होता है। और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि जो 1 टेस्ला होगा वो आपको 10⁴ गॉस के इक्वल होता है। आगे देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। जो वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ है वो है dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई dl क्रॉस r अपॉन 4 पाई इंटू r³। ये r³ जो दिया गया है वो यहाँ पे r जो है मॉड ऑफ वेक्टर r है। यहाँ पे जो आइडियल होता है इस आइडियल को बोलते हैं करंट एलिमेंट। ये आपका करंट एलिमेंट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई dl क्रॉस r कैप अपॉन
मॉड ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है। आगे चलते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डीएल क्रॉस आर यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। हम लोग जो है सबसे पहले डायरेक्शन को निकालने के लिए प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट यूज करेंगे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अगर आई जे के में दिया हुआ हो तो हम ये जानते हैं कि आई क्रॉस जे के होता है, के क्रॉस आई जे होता है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको निगेटिव लेते हैं। आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, इस तरह से। अगर हम यही आई क्रॉस के ले लेंगे तो माइनस जे लिखेंगे। तो सबसे पहला तो मेथड यही है, आपको प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट यानी डीएल क्रॉस आर निकालना। डीएल को हम फर्स्ट वेक्टर ले लें और आर को हम सेकेंड वेक्टर, और ए क्रॉस बी का फाइंड करके हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। दूसरा जो रूल है आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का, वो है हमारा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि द पुट right hand on first vector and curl into second vector, then thumb gives the direction of magnetic field। अगर हम राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर पर रखें, फर्स्ट वेक्टर हमारा यहाँ क्या होगा, आईडीएल, यानी आईडीएल पर अपना हम राइट हैंड रखें, राइट हैंड, और कर्ल किधर करना है, और आपको कर्ल इनटू आर कैप, तब जो है थंब जो आएगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। ओके, थैंक यू सो मच।